हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं गणित शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नों को, जो कि हमारे रीट मेन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये पीछे हो चुके एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। तो जैसा कि हमने पहले 2012 वाले क्वेश्चंस और 2015 वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम इसके नेक्स्ट जो और भी पूछे हुए प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम रीट 2017 में जो मैथ्स टीचिंग मेथड से पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। देखिए, ये छोटा सा वर्ड होता है नहीं है, लेकिन कई बार हमको दिखाई नहीं देता है और हम सोचते हैं कि कौन सी विशेषता है, ऐसा हम पढ़ कर के फिर आंसर को लगा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको आप अगर 2 बार पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर आप आंसर दे पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पूछा है कि गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? जीवन में संबंधित होने चाहिए, व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, परीक्षण योग्य होने चाहिए और विशिष्ट होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में बोनस देने के पीछे ये उद्देश्य था कि ये जो सभी उद्देश्य हैं वो गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है ना। यानी जीवन से संबंधित होता है हमारा गणित। आप जानते हैं कि हम हर दिन अगर मार्केट में जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो हमारा गणित के बिना जीवन अधूरा है। उसके बाद व्यवहारिक पदों में, यानी व्यवहारिक पदों में कहीं भी जहाँ हम काम में लेते हैं वहाँ हमारे मैथ्स बहुत काम में आता है। उसके बाद में परीक्षण योग्य, यानी गणित के जो आंकड़े होते हैं वो हमारे परीक्षण योग्य होते हैं और ये विशिष्ट भी होते हैं। तो लगभग सभी उद्देश्य इसके लिए सही बैठ रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था। जिसने जो भी आंसर किया था उसमें उसको मार्क्स दिया गया था, यानी इसमें सभी बच्चों को इक्वल मार्क्स मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण कि निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है। देखिए, 2 तरीका होता है। एक होते हैं विश्वसनीय आंकड़े और दूसरे होते हैं वस्तुनिष्ठ आंकड़े। तो लगभग जिसमें अंक समान रहते हैं ना, तो वो वस्तुनिष्ठ ज़्यादा होता है, यानी विश्वसनीय होता है। जिसमें अंक समान रहता है वो विश्वसनीय आंकड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर ए और सी दोनों को माना गया था राइट आंसर, क्यों इसमें वस्तुनिष्ठता को भी सही माना गया था, क्योंकि देखिए वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता दोनों आपस में मिला हुआ है ना। लगभग इनका अर्थ अगर हम देखते हैं तो दोनों का सेम ही निकलता है, इसीलिए इसका आंसर वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता दोनों को सही माना गया था, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त कर रहा है, जब अंकों के समान होने की बात आपके सामने आती है तो ऐसे परीक्षण में विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोनों का आंसर माना गया है। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आपको भी ध्यान में रखना है कि या तो वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता में से आपको आंसर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, रीट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उस टाइम हालांकि रीट मेन एग्ज़ाम नहीं होता था, ये 2021 के बाद में ही होने लगा है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं पैटर्न जो है उसका सेम ही रहता है। अब हम ये समझ लें कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो हार्ड क्वेश्चन बनाता है, तो ऐसा नहीं है। जब आप पेपर का लेवल देखेंगे मेन एग्ज़ाम का, एक बार हो चुका है ये एग्ज़ाम, तो आप उन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, ऑल। तो देखिए, जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं
तो उसमें ये रहता है कि सबसे पहले कठिनाई आती है कि उसको बनाने में हम ऑप्शन क्या डालें, इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है। तो निर्माण में कठिनाई तो होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि अनुमान लगाते हैं हम भी क्या करते हैं, जो हमको क्वेश्चन नहीं आता उसमें हम क्या करते हैं, तुक्का लगाना चाहते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं और हम अनुमान के अकॉर्डिंग उसमें आंसर करते हैं। इसी तरह से जटिल प्रक्रियाओं को ना माप सकना, हम वस्तुनिष्ठ में क्या करते हैं, जो भी जटिल प्रक्रियाएं होती उसको नहीं माप सकते हैं, ठीक है। यानी उसके लिए डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेना ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो ऑप्शन हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा के अंदर आते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम आंसर करेंगे डी ऑल, यानी सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, यानी औपचारिक, जो हम औपचारिक तरीके से हर दिन कक्षा लेते हैं, उसमें कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। तो आप जानते हैं कि हम प्रोजेक्ट जो है वो हर दिन बना करके नहीं ले जा सकते हैं, है ना। जैसे आगमनात्मक, जिसमें हम उदाहरण से नियम की तरफ समझाते हैं, तो वो हम हर दिन यूज़ में ले सकते हैं। निगमनात्मक विधि भी हम यूज़ में ले सकते हैं, है ना। विश्लेषणात्मक विधि भी हम काम में ले सकते हैं, लेकिन हर दिन हम प्रोजेक्ट बना के ले जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए आंसर हुआ प्रायोजना विधि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से गणित की भाषा है। देखिए गणित में जो है संकेत, सूत्र, है ना, इस तरह के आंकड़े ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। संकेत, सूत्र, अंक, है ना, चर, अचर, इस तरह से। तो यहाँ हमको पूछा है निम्न में से गणित की भाषा है, तो गणित की भाषा कैसी होती है? संकेतात्मक होती है, ठीक है। गणित की भाषा कैसी होती है? संकेतात्मक होती है, इसीलिए यहाँ पर हमने आंसर किया ऑप्शन ए, संकेतात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है? मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान या सापेक्षिक विज्ञान? सही मायनों में अगर हम देखें तो गणित जो होता है ना, वो एक अमूर्त विज्ञान होता है, यानी विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कैसा है? अमूर्त विज्ञान है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी आंसर राइट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बार बार इनको रिकॉल करते रहिए और इनसे ही जुड़े हुए प्रश्न और आपका जो सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग मेथड्स को रिवीजन करते रहिए। और ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि लेवल 2 में और लेवल 1 में आपने जो भी रीट मेंस के लिए जो टीचिंग मेथड आपने पढ़ लिया उसको बार बार रिकॉल करते रहिए। और उसके इर्द गिर्द की चीज़ें, मान लीजिए आपने कोई गाइड लिया है तो आप उसमें से बार बार उन चीज़ों को पढ़ें और आपको जो भी न्यू फैक्ट लगे आप उन्हीं जो पुराने वाले आपके टीचिंग मेथड्स के नोट्स हैं आप उसी में ऐड करते जाइए। तो इसी तरह से आपका बेस्ट तैयारी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या आया है? नहीं है। आजकल ये पैटर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में आपको पूछा है नहीं है और किस में पूछा आपको है, तो दोनों का आपको ध्यान जरूर रखना है। इसमें पूछा है गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता, विषय निष्ठता। देखिए गणित जो तर्क पर आधारित है उसकी विशेषता में उसकी शुद्धता भी आती है, परिणाम की निश्चितता भी होती है, मौलिकता भी होती है, लेकिन विषय निष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी उसमें कम होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो गणित के तर्क होते हैं उसमें शुद्धता होती है, मौलिकता होती है, परिणाम की निश्चितता होती है, लेकिन उसमें सब्जेक्टिविटी यानी कि निश्चितता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन को ध्यान फरमाइएगा। विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं, ये समय बचाती हैं,
पेपर पेंसिल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। मौखिक रूप से प्रश्न हल करने योग्य बनाती है। यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, किन बच्चों की बात हो रही है? विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। उनमें गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है कि वो मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा कि ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं। ठीक है, देखिए बाकी ऑप्शन पे आप गौर करिए, उसको तो आंसर को तो आप सामने दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे कि सामने ही आंसर दिख रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन पे आप ध्यान फरमाइए कि ऑप्शन बी में बोला ये समय बचाती है। तो देखिए मौखिक कार्य जब करता है तो उसमें समय बचे या ना बचे, कुछ समय तो उसमें लगता ही है, तो आप इसको नहीं मान सकते हैं। और उसके बाद में है पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर पेंसिल नहीं लेंगे हम तो कैसे उसका मौखिक कार्य करेंगे। नेक्स्ट है मौखिक रूप से प्रश्न हल करने योग्य बनाती हैं। तो मौखिक रूप से नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम जब प्रैक्टिस करते हैं, मौखिक कार्य करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं और कठिन प्रश्नों को भी हम हल कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सबसे बेस्ट अगर माना जाए, यहाँ पूछा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, तो आप इसमें ऑप्शन ए को राइट करेंगे, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूचना एवं दूर संचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए जब सूचना और दूर संचार तकनीकी उपकरण की बात आई है तो इसमें ग्राफ तथा ज्यामिति जो शिक्षण है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है अंतःक्रियात्मक श्वेतपट। ठीक है, एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेलीविज़न ये भी यूज़फुल होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा सर्वाधिक उपयोगी कौन सा होता है, तो वो होता है इंटरैक्टिव वाइट जो बोर्ड होता है वो, यानी अंतःक्रियात्मक श्वेतपट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न के पश्चात किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि संश्लेषणात्मक विधि और विश्लेषणात्मक विधि दोनों आपस में जुड़ी हुई है। तो यहाँ ऑप्शन में हमको आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि चारों ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि संश्लेषणात्मक विधि वो विश्लेषणात्मक विधि से आपस में जुड़ी हुई है, और आगमन विधि का अगर पूछा जाए तो वो निगमन विधि से जुड़ी हुई है। आगमन निगमन साथ में चलती है और संश्लेषण विश्लेषण साथ में चलती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फैक्ट के रूप में मैंने लिख दिया है कि विश्लेषण के पश्चात संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। और देखिए थोड़ा सा जैसे जैसे आप देख रहे होंगे, देखिए फ्रेंड्स आप 2012 के क्वेश्चन देखे हैं, उसके बाद में 2015 के क्वेश्चन देखे हैं, और उसके बाद अभी आप 2017 के क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को देख करके ये अंदाज़ा लग गया होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। तो आपको प्रैक्टिस इसी हिसाब से करना है कि अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन घुमा कर भी हमको पूछे तो आंसर हमको सही देना है। देखिए ये विधियाँ जो हैं आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण आपने यही पढ़ी है, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा है, ज्यामिति पढ़ाने के लिए इसके साथ कौन सी विधि यूज़ की जाती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये दो विधियाँ साथ में चलती हैं और ये दो विधियाँ साथ में चलती हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से यहाँ पर आईसीटी से क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें भी ज्यामिति शिक्षण में सबसे ज़्यादा कौन सी उपयोगी है, यानी ज्यामिति का मतलब ट्राइंगल वगैरह बनाना है ना। तो ज्यामिति के अंदर आप कौन सा पट ज़्यादा यूज़ में लेंगे, तो श्वेत पट अंतःक्रियात्मक वाला। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।